नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो 5 के प्राइम टाइम में। देश के अगले महामहिम कौन होंगे, इसको लेकर आज देश भर में वोटिंग हुई है और लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में सांसद और विधायकों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग कर अपने पसंदीदा राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। और ऐसे में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के मुकाबले पहले ही भारी था। हालांकि आज जब वोटिंग शुरू हुई तो कई राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबरें भी सामने आने लगी। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी, गुजरात, ओडिशा से लेकर असम तक क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली है। और यूपी के बरेली से सपा विधायक शाहजील इस्लाम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। वहीं गुजरात में शरद पवार की पार्टी के विधायक कंधाल एस जडेजा भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में गए हैं। ओडिशा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने भी अपनी पार्टी के विरोध में जाते हुए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। यही नहीं, असम में सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग का दावा किया गया है। बता दें, एआईयूडीएफ के नेता ने कांग्रेस के 20 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने की बात कही है। और ऐसे में यशवंत सिन्हा की दावेदारी और कमजोर हो गई है। ऐसे में विपक्षी एकता जो चुनाव से पहले दिखाई दे रही थी, वो भी वोटिंग के दिन बिखरती हुई दिख रही है। ओपी राजभर, शिवपाल यादव समेत मायावती की पार्टी जैसे कई विपक्षी रहे जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी एनडीए का साथ दिया। अब ऐसे में सवाल है कि ये क्या अब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में महज औपचारिकता ही रह गई है? अपने विधायकों को क्यों एकजुट नहीं कर पाया विपक्ष? क्या ऐसी एकता के दम पर 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के ख्वाब देख रही है विपक्षी पार्टियां? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन विधायकों का क्या कुछ कहना है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट दिया है, ये सुन लीजिए। कांग्रेस का विधायक हूं, लेकिन जब बात आई मिट्टी का कि एक उड़िया हिसाब से उड़ीसा से पहले बार एक महिला फिर आदिवासी भारत के संविधान के सर्वोच्च पद के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, तो मैंने सोचा इस मिट्टी के लिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है। तो इसलिए स्वाधीन मन से ये चिंता करके हमने निष्पत्ति लिया, सोचा कि व्यक्तिगत रूप से मेरी वोट द्रौपदी मुर्मू को जाना चाहिए। कैसे इंटरेक्ट रहेगा? कांग्रेस सब हिसाब लेके घूम रहा है। हमारा कंस्टिट्यूएंसी में इतना आदिवासी वोट है, इतना टी गार्डन वोट है, इसको क्या इंडिकेट करता है? और कल जो मीटिंग हुआ इधर कांग्रेस का, एक भी कांग्रेस का वोटर नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, 2-3 एमएलए था, बाकी सारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोग असेंबली में मीटिंग करने की क्या जरूरत था? अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एमएलए लोगों को लेके ही मीटिंग करना चाहिए था। तो ये एकदम क्लियर है कि कांग्रेस क्रॉस वोट कर रहा है, पक्का है। इट में भी 20+। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के बोल रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग देख लीजिएगा क्या रिजल्ट है। मैं बीजेपी ના ઉમેદવાર વોટ આપેલો છે। क्या वाकई में सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है? क्योंकि जिस तरह से हम समर्थन देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को होता हुआ, साफ नजर आ रहा है कि परिणाम क्या होंगे। कुछ इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता शुभ्रांश राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इंदुकांत और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। और शुरुआत करेंगे पीयूष जी आपसे, आज के मतदान को लेकर। राष्ट्रपति चुनाव का जो मतदान हुआ है, क्रॉस वोटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है, फिलहाल तो आपकी टिप्पणी इस पर? उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह की चीजें होंगी और पहले से ही जो है कि एनडीए कैंडिडेट भारी दिखाई दे रहा था और ये होता भी है। देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसका ही नॉमिनी जो है वो लगभग जो है एक दो साल को हम छोड़ दें तो वो जीतता आया है और वही जीतता है। और इस बार तो चूंकि एक कार्ड खेला था जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो है कि एक आदिवासी महिला को पहली बार जो है कि वो लेके आए एक कैंडिडेट के रूप में, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मूव था, एक बड़ा कदम था, जिसकी वजह से भी जो देखिए जिस तरह से जेएमएम देखिए आप इसी मुद्दे पे जो है आदिवासी महिला के मुद्दे पे, और वहाँ रिश्तेदारी भी निकल आई सोरेन साहब की जो है कि मुर्मू जी के साथ,
तो वो तमाम चीजें फैक्टर लोगों का काम किया है, जिसकी वजह से जो है कि ज्यादा समर्थन जो है द्रौपदी मुर्मू को मिला है। और उसके अलावा कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने गठबंधन की जो सरकारें, जो पार्टियां हैं जिन्होंने अलायंस करके जो और चुनाव लड़े हैं। देखिए, ये चुनाव दरअसल होता वैसा नहीं जैसे कि हम विधानसभा या संसद का देखते हैं। ये एक देश के सर्वोच्च पद का चुनाव है, जिसमें कि मुझे ये लगता है कि आपको एक कंसेंसस इसके साथ ये होना चाहिए और सत्ता पक्ष को विपक्षियों के साथ मिलकर बातचीत करके ये करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा बहुत कम हुआ है पूरे इतिहास में जो है। हमेशा से जो है कि सत्ता वाले पक्ष खड़ा करता है कैंडिडेट और विपक्ष अपना कैंडिडेट खड़ा करता है। तो ठीक है, लोकतंत्र में अच्छी बात है, क्योंकि इसी के बहाने कम से कम जो है कि विपक्षी एकजुटता दिखाई देती है कि आप सामने आ रहे कैंडिडेट लेके आ रहे हैं। और यही यहाँ पे भी ये उम्मीद हम कर रहे थे, लेकिन अभी बिखराव दिखा हमें जो लगातार ये जो प्रक्रिया चली उसके पहले, अभी चुनाव आज के दिन के पहले तक जो है कि वो जो पार्टियां किसी राजनीतिक दल के साथ छोटी छोटी पार्टियां थी, उन्होंने जो है कि पाला बदल दिया और वो जो है कि एनडीए के समर्थन में आ गई। तो उसका एक कारण यही है कि देखिए, एक दबाव हो गया कि भारतीय राजनीति में, जबकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये नहीं होना चाहिए था कि आप दलित से हैं या आप जो है कि उससे हैं, आदिवासी हैं या आप जो है कि ओबीसी हैं, तो आपको उससे पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य, उनके वोट बैंक पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उनके क्या कार्यक्रम है, वो किस तरह जनता के लिए काम करते हैं, वो तय करने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है हमारे यहाँ कि एक वोट बैंक की राजनीति के रूप में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का भी इस्तेमाल होने लगा है। यही कारण है कि बहुत सी पार्टियों ने इस दबाव को महसूस करते हुए कि हमारे कहीं आदिवासी वोट बैंक खिसक न जाए हमारे पास से, तो वो जो है कि उन्होंने जो है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना वोट देने का फैसला लिया है। दूसरी बात देखिए, अभी कांग्रेस विधायक की बात भी सुन रहे थे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस थोड़ी कमजोर नजर आ रही। कांग्रेस उतनी मेहनत करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये भी इलेक्शन था, देखिए प्रेसिडेंट इलेक्शन का, तो उसमें राहुल गांधी जी जो है कि बाहर चले गए उसको यहाँ, जबकि ये बहुत सीरियस था, इसमें सारे प्रयास करने थे और ऑपोजिशन कैंडिडेट को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करनी थी और अपने विधायकों से भी बातचीत करनी थी। और लेकिन इस तरह कोई प्रयास कांग्रेस में बहुत कमजोर दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि विपक्षी दल को भी इसमें जो है कम से कम मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए था और पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि एक कड़ी टक्कर देनी चाहिए थी। हालांकि परिणाम तय थे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए महाराष्ट्र में भी सरकार गिराई है। ये पूरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेते हुए, क्योंकि 9000 सबसे ज्यादा अलग बात यह है कि विपक्ष जो है, विपक्षी दल के विधायक और सांसद अपने दल के खिलाफ जाकर, अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर ये वोटिंग जब की है, तो ये सबसे ज्यादा अचंभित बात है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर इंदु कांत जी, उनसे उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। इंदु कांत जी, अगर हम आज के पूरे इस राजनीतिक परिक्रम को देखें, क्योंकि क्रॉस वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, असम की बात करें 20 से ज़्यादा विधायकों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट कर दिया है और कांग्रेस के ये विधायक रहे हैं। फिलहाल तो अगर हम आपकी टिप्पणी लें तो क्या कुछ कहिएगा? कोमल जी, देखिए मुख्य मुद्दा ये है कि किन सिद्धांतों पर किस कैंडिडेट को सपोर्ट किया जा रहा है, ये पार्टियों को अपने अपने विधायकों को, अपने सांसदों को स्पष्ट करना था। एक बड़ा उदाहरण आप देखिए, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आया है। एक उनके विधायक हैं मनप्रीत अयाली, उन्होंने बहिष्कार ही कर दिया मतदान का, ये कहते हुए कि उनके नेतृत्व ने यह साफ नहीं किया कि आखिरकार उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन क्यों किया। उन्होंने विधायकों की राय नहीं ली, उन्होंने कोई बैठक नहीं की इस सिलसिले में और अपने मन से नेतृत्व ने घोषणा कर दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करते हैं। ये चीजें कई जगहों पर देखने को मिली हैं और वास्तव में अगर आप देखेंगे तो यशवंत सिन्हा जी स्वयं भाजपा के शीर्ष नेता रहे हैं और उनको लेकर के चुनाव के मैदान में कौन आया? उनको चुनाव के मैदान में लेकर के आए तृणमूल कांग्रेस। जिस तृणमूल कांग्रेस से आप जानते हैं कि कांग्रेस का और बाकी विपक्षी दलों का आपस में बहुत कोई सामंजस्य नहीं रहा है, आपस में विरोधाभास रहा है। हाँ, कांग्रेस ने ये घोषणा जरूर कर दी थी कि वो सपोर्ट करेंगे जो कोई भी विपक्ष का उम्मीदवार आएगा। अब इसके कारण ही आप देखेंगे जो अभी पीयूष जी बोल रहे थे कि जब ये इतना अहम पड़ाव पे देश की राजनीति थी, जहां पे इस तरह से चीजें तय हो रही थी, राजनीति की धारा तय हो रही थी, वहां पे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, जिनकी बातें सब लोग मानते हैं,
और राहुल गांधी माना जाता है कि भविष्य में अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना हुआ कांग्रेस की तरफ से तो वही होंगे। वो विदेश यात्रा पे चले गए, जहां पे अपने पार्टी के विधायकों को, सांसदों को एक दिशा देनी है, उनसे बात करनी है, लगातार संवाद करना है। तो ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होती है, और ज्यादातर क्रॉस वोटिंग आप देखेंगे देश में मुर्मू जी के पक्ष में हुआ, उसके 2-3 कारण है। एक तो नेतृत्व क्षमता में कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह कांग्रेस में लगातार लगा है, और उस नेतृत्व क्षमता के बारे में स्वयं राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता के बारे में ममता बनर्जी, जिनके ये कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने स्वयं जाके शरद पवार के साथ मीटिंग करके मुंबई में कैसे कहा था, पूरे देश को याद है। हाँ। तो ऐसी स्थितियों में कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के जो मतदाता हैं वो अगर क्रॉस वोट करते हैं, और क्रॉस वोट करने पर कोई रोक नहीं है, यहाँ पे कोई व्हिप नहीं जारी होता राष्ट्रपति के चुनाव में संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। और ज्यादातर जब आप जानते हैं कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल रही हैं स्वयं झारखंड के, और राज्यपाल के तौर पर उनका कामकाज बहुत अच्छा रहा है। आज तेजस्वी ने जैसा टिप्पणी जैसे उनके बारे में कही कि हमें कोई प्रतिमा चाहिए कि राष्ट्रपति चाहिए, उसके बाद उस पर कोई उसकी काट नहीं आती, उसको क्रिटिसाइज नहीं करता है, इस तरह की बातें। इसी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने विगत दिनों में आपने देखा उन्होंने कैसे अजय कुमार जी ने टिप्पणी की, तो उसकी आलोचना हर जगह हुई, इवन कांग्रेस ने भी उससे अपने आप को डिस्टेंस किया। तो ये साबित करता है कि कहीं न कांग्रेस के नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करना है, यशवंत सिन्हा जी के साथ जाना है, इसको लेकर बहुत स्पष्टता नहीं रही है। इसीलिए उनके विधायकों और सांसदों में कहीं न कहीं थोड़ी भ्रम की स्थिति रही है। और वास्तव में सिद्धांत की लड़ाई में जब द्रौपदी मुर्मू जी जैसी नेता, हम नहीं कहते कि बहुत प्रखर विद्वान है, बहुत बड़ी, बहुत रिनाउंड लीडर हैं, लेकिन उनके में ऐसी कोई कमजोरी भी नहीं है। और आज वो मांझी जी ने, जीतन राम मांझी जी ने अच्छा कमेंट किया है बिहार में कि अगर उनको प्रतिमा या रबर स्टैंप नजर आता है कहीं विपक्ष के लोगों को, तो उनको याद करना चाहिए राबड़ी देवी जी के बारे में, जिन्होंने सत्ता चलाई। वो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो रबर स्टैंप थी या मुख्यमंत्री थी? शायद विपक्ष और जो लोग टिप्पणी करते हैं, उन्होंने कहा महिला के नाम को सुनते ही, या फिर ये एक धारणा बना ली गई है जो रबड़ की मूर्ति या इस तरह से कुछ रबर स्टैंप, इस तरह के जो कमेंट्स करना, ये एक धारणा जो बना ली गई है, ये बेहद गलत सा लगने लगा है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास इंदुकांत जी। सुब्रांश जी, आपके पास आना चाहूंगी। असम से जो तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस के 20 से ज़्यादा विधायकों ने जो है समर्थन दिया है द्रौपदी मुर्मू जी को, और ऐसे में अगर हम कांग्रेस को लेकर बात करें, कैसे टिप्पणी मिल पाएगी? अब बातें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चुनाव द्रौपदी मुर्मू जी का नहीं है, चुनाव तो नरेंद्र मोदी जी का है, क्योंकि पर्चा भरने का काम तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि ऑलरेडी एनडीए अप्रॉक्स मेजॉरिटी के 3 लाइन पे खड़ी थी। शेयरिंग परसेंटेज जो था वो 49% वर्सेस 51% था। तब जब महाराष्ट्र में विधायकों की चोरी नहीं हुई थी, या गोवा में जो चोरी करने का प्रयास चल रहा है वो सब नहीं हुआ था। देखिए, ऐसा है ना कि क्रॉस वोटिंग कहाँ हुई है? आपको कांग्रेस के लोगों की क्रॉस वोटिंग दिखी, क्योंकि वहां पे एनआई की बाइट देने के लिए लोग मौजूद थे, उन्होंने मन की आवाज सुनी। अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी तो होता नहीं है। देश के प्रथम नागरिक का चुनाव होता है, हर आदमी अपने विवेक और मताधिकार का प्रयोग करता है, अपनी इच्छा शक्ति, दिल की शक्ति से वोट देता है। तो अच्छी बात है, लोकतंत्र, हेल्दी लोकतंत्र की यही परिभाषा होनी चाहिए कि हर कोई अपने मन की बात। लेकिन आप देखिए, मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, यशवंत सिन्हा जी कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे मैडम। यशवंत सिन्हा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि नॉर्मल आदमी थे या हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया गया विपक्ष की तरफ से, जाहिर सी बात है विशेष व्यक्ति हैं वो, मैंने नहीं कहा नॉर्मल है। ठीक है, ये विशेष लाइन आप नहीं भी बोली होती तो फ्लो मेंटेन रहता। ऐसा है कि यशवंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के उस दौर के वरिष्ठ नेता हैं जिस दौरान बहुत सारे आज के वर्तमान सांसद, विधायक उनके समक्ष रहे होंगे। तो मन की बात और हृदय की बात और आत्मसम्मान और दिल की बात हर जगह चलेगी। थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी अगर हो गया है, आज वोटिंग हो गई, 21 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा 2 दिन बाद। एक और बड़ी बात है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। यशवंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के बाद तृणमूल कांग्रेस में गए। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी द्वारा
ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी लगभग, अगर आप अभी गूगल को सर्च करने की कोशिश करेंगी तो ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी क्लोज टू नेचुरल अलायंस के करीब आते हैं। तो ऐसा है ना कि संबंध दोनों लोगों के एक दूसरे के बीच में है। पक्ष विपक्ष तो एक बात है देखिए, लेकिन ये आप मानिए कि क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से होगी और हम सबको, क्योंकि अभी तक तो लोकतंत्र अब बचा ही नहीं है, क्योंकि ना आप पार्लियामेंट में कोई विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ना गांधी की मूर्ति के सामने अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, ना पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष से उनके किए हुए झूठे वादों पे सवाल जवाब कर सकते हैं। ये सारे शब्द को असंसदीय बना दिया गया, तो लोकतंत्र लगभग खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी चलिए, अगर जो भी देश का प्रथम नागरिक चुना जाता है उससे अपनी तो यही इच्छा होगी कि एक बार प्रयास जरूर हो 140 करोड़ लोगों के हितों का लोकतंत्र बचाने के लिए। बाकी देखिए, इंतजार करिए, 2 दिन बाद तो रिजल्ट आना ही आना है। और रही बात क्रॉस वोटिंग, मैडम मैं सुनिए एक अच्छी बात बताता हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में जिला गाजीपुर पड़ता है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जो दबंग हो, जो चोर डकैत बदमाश होता है ना, शुद्ध भाषा है, तो उसके यहाँ भूत भी पानी भरता है। तो ये तो सब चलता रहता है। अभी तंत्र है, सत्ता है, शक्ति है, इशारों में लोगों के घर पे लोग दरवाजा खटखटाने पहुंच जाते हैं। तो ये तो सब चलता रहता है। ये भी एक लोकतंत्र का दौर है। जब आदमी अंग्रेजों की तानाशाही से जीत कर बाहर आ गया तो ये तो खैर क्या फर्क पड़ता है, इंतजार करिए। चलिए, मेरा अगला सवाल भी आपसे रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं दीपक सोनकर जी आपके पास आऊंगी और टिप्पणी लूंगी। पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे थे, कितना सहमत लग रहे हैं आप, और दूसरा ये भी कि द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में बहुत सारे वोट गए हैं। और ये भी कहूंगी कि जिस तरह से शुभ्रांशु जी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी का सिर्फ नाम है, वोट तो मोदी जी के नाम पर जा रहा है, उनके चेहरे पर जा रहा है, मोदी समर्थन नजर आ रहा है, यानी कि क्या कुछ कहिएगा? आज देश के सर्वोच्चम पद और सर्वोच्चम व्यक्ति के एक चुनाव की प्रक्रिया समाप्त आज 5 बजे तक लगभग हुई है। वोटिंग लगभग हो ही गई है और सांसद जी भी कह रहे हैं कि 21 तारीख को परिणाम आ जाएगा। मगर इन निश्चित रूप से एक विषय हम सब लोगों के ध्यान में जरूर आना चाहिए कि किस तरीके से द्रौपदी बहन जी किस वर्ग से, माने आदिवासी समाज से आकर के आज एनडीए ने उसको प्रत्याशी बनाया है। आज देश में इस चीज की चर्चा कितनी प्रभाव रूप से हो रही है, किस तरीके से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी नेतृत्व देने का काम किया गया है और कहीं उनकी काबिलियत और नेतृत्व में कमी नहीं है। जिस तरीके से बात अगर अब चर्चा में आ रही थी, मैं उसी चर्चा के ऊपर कह रहा हूँ कि रबड़ स्टैंप है या सांसद जी के, कांग्रेस के प्रवक्ता जी की बात पर कहूँ, उनका खुद का अनुभव है। वो 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही है। वो जिस तरीके से 2 बार विधानसभा में एमएलए रही है, तो जिस तरीके से उन्होंने नीचे की राजनीति, माने गरीब तबके से उठ करके एक नीचे तबके से उठ करके चीजों को महसूस किया है, आज वही राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर पहुंचने का काम किया है कि किस तरीके से देश के विकास के डेवलपमेंट में, देश के हित के विकास के डेवलपमेंट में ऐसे वर्ग का भी नेतृत्व होना चाहिए जिस वर्ग को कभी कोई नेतृत्व देने के लिए स्वीकार नहीं होता था। आज ऐसे वर्ग को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी नेतृत्व देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और उसी के साथ लगातार मैंने भी सुना था, अभी एक विधायक जी का स्टेटमेंट में सुन रहा था कि किस तरीके से ऐसे व्यक्ति को ही समर्थन करना चाहिए। क्रॉस वोटिंग की अगर बात आ रही है तो निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग भी हम लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके मीडिया के माध्यम से ही मुझको ध्यान में आ रहा है कि आसाम की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे उड़ीसा की बात हो, किस तरीके से समर्थन द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में आ रहा है कि किसी उनकी काबिलियता के आधार पर, उनके व्यवहारिकता के आधार पर, उनकी ईमानदारी के आधार पर उनको नेतृत्व देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही हम ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दीपक जी, हम बात कर रहे हैं आज की वोटिंग को लेकर और पिछले कई दिनों से यही कहा जा रहा था कि ये तो सिर्फ औपचारिकता ही रह गई अब एकमात्र, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी क्या कर रही है। इसको लेकर आपका क्या जवाब है? देखिए, एक चुनाव एक लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रक्रिया है, एक बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया है। उसी लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहा है। आज चुनाव के साथ में सब लोग अपनी वोटिंग कर रहे हैं। हर प्रदेश के अंदर, हर देश के अंदर जो भी प्रधानमंत्री से लेकर के हर एक पार्टी के व्यक्ति ने वोट करा है और वोट की काउंटिंग होगी। काउंटिंग के बाद 21 तारीख को उसका परिणाम आएगा। इससे बड़ी पारदर्शिता लोकतंत्र की हो नहीं सकती। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना। हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इंदु कांत जी हैं, उन्होंने भी बताया कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर तमाम चीज़ें बताई। फिलहाल शुभ्रांश जी जो हैं, उनके जो टिप्पणी है उससे कितना सहमत हैं आप? किस पे?
शुभ्रांश जी का कहना कि जो वोट पड़े हैं वो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर नहीं, मोदी जी के नाम पर पड़े। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ही कैंडिडेट है वो, और उनके ही लिए है। लेकिन ये बात सही है कि देखिए, लेकिन कोशिश करी है कि ये मोदी जी ने की है कि अपने को पेश किया है उन्होंने, क्योंकि वो अपने को ही सेंटर में रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये गलत है। जिस तरह से उन्होंने पर्चा जो अधिकारी को दिया है वो कैंडिडेट देता है, बाकी जो भी गणमान्य लोग हैं, जो पार्टी के बड़े लोग हैं, नेता हैं, वो साथ में बैठते रहते हैं, लेकिन अपना पर्चा जो है, जो कैंडिडेट होता है वही देता है। यहाँ मोदी जी ने देखिए राष्ट्रपति का मुर्मू का भी पर्चा दिया और उपराष्ट्रपति का भी पर्चा आज उन्होंने ही दिया। तो मुझे तो लगता है कि पीठाधीन जो अधिकारी है उसको भी मना कर देना चाहिए था इस बात को कि नहीं, कैंडिडेट को ही अपना पर्चा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये साफ दिखाता है कि मोदी जी हर चीज के केंद्र में रहना चाहते हैं, अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं वो। और एक तरह जो ये बात कही जा रही है तो इस पे हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देना चाहें कि साहब ये चुनाव मैं ही लड़ रहा हूं, जो है कि द्रौपदी मुर्मू नहीं लड़ रही है। और इससे ये बात भी निकलती है कोमल जी कि वो एक रबर स्टैंप होंगी कि नहीं होंगी। आपने अगर वो फोटो देखी होगी नॉमिनेशन वाले दिन, किस तरह से सहमी हुई सी जो है द्रौपदी मुर्मू खड़ी थी और उनका पर्चा जो है मोदी जी पेश कर रहे थे आगे। तो निश्चित रूप से इससे साफ है कि जो मोदी कहेंगे वही करना होगा। द्रौपदी क्या मुर्मू, अगर देखिए सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आएगी, जैसे झारखंड में भी आई थी जब वो गवर्नर थी, तो जो आदिवासियों की जो है, जो जंगल है उनको जो है सरकार जो है कॉर्पोरेट को देने की तैयारी कर रही है। क्या द्रौपदी मुर्मू इस पे रोक लगा पाएंगी? क्या वो सरकार से कहेंगे कि आप इस बिल को वापस लीजिए, जैसे उन्होंने झारखंड में कहा था, करा था जब वो वहां पे भी बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने वहां पे एकदम रिजेक्ट कर दिया था, वो बिल वापस कर दिया था। तो क्या द्रौपदी मुर्मू ने शर्त नहीं रखी मोदी जी से कि अगर आप ये बिल वापस लेंगे, हमारे जो जंगल के लोग हैं उनके खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे, उनकी जंगल की जमीन नहीं छीनेंगे, उनकी रोजी रोटी नहीं छीनेंगे, जो उनकी वन संपदा है उसको नहीं छीनेंगे, तभी मैं जो है आपका कैंडिडेट बनूंगी। लेकिन हमारे यहाँ जो है कि जो होती है वो पद को जो है एक उपकार के रूप में स्वीकार किया जाता है कि पार्टी ने हमको बड़ा उपकृत कर दिया, इसके लिए उपकृत नहीं किया। अगर वो आदिवासी हैं, तो जैसे कि अभी बात हो रही थी कि आदिवासी हैं, वो संघर्ष करके नहीं आई हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़के नहीं आई हैं, वो आदिवासी होने के नाते ही उनको एमएलए भी बनाया गया था। और जो है कि उड़ीसा की सरकार जो थी बीजेपी की, और जो है कि नवीन पटनायक की बीजेडी की, उसमें भी वो जो एमएलए थी, इसलिए कि वो एक आदिवासी हैं, न कि उन्होंने बहुत काम किया उसके लिए। उससे कहीं बेहतर मुझे लगता है कि ये कहा जा रहा है इसलिए कि वो आदिवासी समाज से आते हैं और उनका पिछला कार्यकाल देखकर उनको ये उम्मीदवार के तौर पर सामने लाए हैं। फिलहाल चलिए आप सभी बने रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर इंदुकांत जी, राजनीतिक विश्लेषक, इनके पास जाएंगे। इंदुकांत जी, पीयूष जी का कहना कि जब नामांकन भरा गया था और उस वक्त द्रौपदी मुर्मू एक सहमी सी महिला नजर आ रही थी, उनका पर्चा भी मोदी जी ने ही दाखिल किया था, क्या कारण हो सकता है? इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो उन्होंने कहा कि सहमी हुई सी महिला दिखाई देती हैं, क्या उन्होंने ये शर्त रखा होगा, लोग उपकार समझते हैं। ये अगर बातें होती तो पीयूष जी को जानकारी होनी चाहिए, अवश्य होगी, कि 2017 में जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तलाशा जा रहा था, उस समय भी द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर विचार चल रहा था। और जो उदाहरण उन्होंने स्वयं दिया, राजनीतिक प्रेक्षक तमाम ये मानते हैं कि अगर उन्होंने उस समय समझौता कर लिया होता और 2017 में जो झारखंड में भाजपा की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, उन्होंने यहाँ की CNT SPT, जिसको कहते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, उसमें संशोधन करके आदिवासियों की जमीन के वाणिज्यिक उपयोग, कमर्शियल यूज के लिए दिए जाने की बात कही थी। और उसमें अधिकार नाम उन जमीनों पे आदिवासियों का ही रहने की बात थी। लेकिन उसके बावजूद उस बिल को स्वयं अभी पीयूष जी ने कहा, उस पर वो बैठी रही और अल्टीमेटली लौटा दिया उन्होंने। और ये राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि ये उनका फैसला जो था, इसको उस समय की केंद्रीय नेतृत्व ने भी बहुत उसको अच्छे से नहीं लिया। उनको ऐसा लगा
कि उनकी जो भाजपा की सरकार है राज्य की, उसकी बड़ी तोहमत हुई, उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और जो हेमंत सोरेन अभी सीएम है झारखंड में, उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा क्योंकि हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि आदिवासियों की लैंड का कोई भी उपयोग इस ढंग से करने की छूट कानूनी तौर पे नहीं दी जा सकती, ये उनके अस्तित्व का संकट हो जाएगा। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया था जी। और ये इस बिल पे अगर एक कड़ा रुख नहीं अपनाया होता द्रौपदी जी ने, जिसकी चर्चा भी हो रही है, हमने भी इस पे कुछ खबरें बनाई थी, की थी, तो आज वो संशोधन हो गया होता। और हो सकता है कि 2017 में ही चर्चा थी काफी जोरों से, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने उनको बनाया होता। और इस ढंग के कड़े रुख के कारण अपनी सरकार के खिलाफ भी जाकर करने से ही संभवतः 2017 में उनके नाम पे विचार नहीं किया गया। तो ये मानना कि वो सहमी हुई सी दिख रही थी और क्या उन्होंने शर्त रखा नहीं रखा, हमें लगता है कि ये उचित नहीं है। और कई बार आप देखें कि जो सहमा हुआ लगता है, इंदिरा गांधी को ही लोग गुड़िया कहते थे, उनके जो राइवल्स थे उनकी पार्टी में। और उसके बाद इंदिरा गांधी क्या होके निकली, उन्होंने क्या किया, दुनिया ने देखा और लोग याद भी करते हैं। ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यपाल के रूप में जैसा काम किया, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में उन्होंने इतना बड़े बड़े पैमाने पर बदलाव किया कि जितने भी यूनिवर्सिटीज थे सबके मैक्सिमम जगहों पे जो शैक्षणिक सत्र थे, परीक्षा थे, समय से नहीं होते थे, जो उनके वश में था उन्होंने सब जगह दुरुस्त करा दिया और सबको एकेडमिक कैलेंडर जारी करने के लिए निर्देश दिया। और वो आज तक होता है, हर साल वहां कन्वोकेशन होने की परंपरा नहीं थी, उन्होंने करवाया। तो इस तरह के कैंडिडेट पे इस तरह के बातें करना, उनको कमजोर बताना उचित नहीं। चलिए, लौटूंगी मैं आपके पास। शुभ्रांश जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपने एक बात कही कि द्रौपदी मुर्मू के चेहरे पर ये वोटिंग नहीं जा रही है, मोदी चेहरे पर जा रही है। इसको पहले तो मैं आप एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं इससे भी थोड़ा और आपको बड़ा बताना चाह रहा हूँ। हम लोग ना सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दम भरते हैं। सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका का, लंदन का। अभी आजकल आप लेटेस्ट देख रही होंगी कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए भी ना प्राइम मिनिस्टरियल डिबेट, प्रेसिडेंशियल डिबेट वहां चलती है। और अगर मैं गलत न हूं, जितना मुझे याद है, तो 2014 के बाद एक दौर शुरू हुआ था कि देश का बेस्ट व्यक्ति ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा या प्रेसिडेंट की रेस में। डिबेट का कल्चर शुरू हुआ था। खैर, देश को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी डिबेट तो छोड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाएंगे। 8 साल बीच में तो आया, कैमरा उनको फेस करना मतलब लगता है कि शायद उनके बस की बात नहीं है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है और यह कल्चर डेवलप किया गया होता, आपने देखा द्रौपदी मुर्मू जी और कोविंद साहब से पहले जितने भी राष्ट्रपति नियुक्त हुए या जितने भी प्रत्याशी थे, क्योंकि ये सारे विधायक और सांसदों के बीच में ही इनको वोट लेना होता, तो सब लोग अपनी डिबेट करते थे, अपना जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनसे वोट की अपील करते थे। एक सिंगल जगह बता दीजिए जहां मैं गई हूँ। खैर, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी का एरा चल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के एरा में किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी अधिकारी और पदाधिकारी को ये नहीं मालूम होता है कि अगले सेकंड उसके साथ क्या हो रहा है। अगर आप एक लाइन में कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी मतलब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मतलब गुजरात वाले नरेंद्र मोदी जी, तो इसमें कोई सरकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग देश के एक साधारण नागरिक होने के नाते ये जरूर विश्वास करेंगे कि राष्ट्रपति जी महिला जो भी नियुक्त हो, वो चाहे यशवंत जी हो, क्रॉस वोटिंग में जो भी व्हाटएवर एक्सवाइजेड, लेकिन जो भी व्यक्ति जाए वो देश का प्रथम नागरिक है। उसकी कुर्सी सबसे ऊपर लगी होती है। उसको कम से कम दलीय जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर देश प्रथम की भावना को अंदर विकसित करना चाहिए। लेकिन अभी जो चुनावों में हो रहा है उसमें देश को साइड करके जातीय की प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे नहीं लगता। पता नहीं समाऊ अब कोई कहे या ना कहे, राष्ट्रपति का कोई जाति थोड़े होता है। राष्ट्रपति देश का पहला और एकमात्र व्यक्ति है। अब इसके बाद भी अगर आप ऊपर के पद पे जाकर आप कहेंगे मेरी ये जाति है, तो फिर भगवान बचाए ऐसे संविधान से। बाकी देखिए, इंतजार करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या इसके आगे के मायने निकलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी हमने मध्य प्रदेश से लेकर अभी महाराष्ट्र में देखा कि जब महाविकास अघाड़ी के लोगों को डिप्टी स्पीकर का फैसला देना था तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, राज्यपाल की तबीयत खराब हो गई। जब दूसरे वाले को आना था तो राज्यपाल अचानक रातों रात उनका कोविड निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। तो खैर एनीवे, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं। लेकिन
लेकिन हाँ, फिर भी आपके माध्यम से ये अपील होगी, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग ज्यादा देखते हैं, अपील होगी कि लोग आते जाते रहते हैं, देखते तो लोकतंत्र को आपकी बरकरार पार्टी के भी रखना लोग चाहिए। हैं, देखते तो आप भी लोग हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग ज्यादा देखते अरे हैं? आप समझिए नहीं ना, मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, हम तो देखते हैं, हम अब मैं तो राष्ट्रपति नहीं बना रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि एक अच्छे हेल्दी लोकतंत्र के लिए लोग आएंगे जाएंगे। कल भी जो थे वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बरकरार रखना, सुरक्षित रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और लोकसभा राज्यसभा ऑलरेडी आप दोनों जगह मेजोरिटी में हो, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे स्टेट हैं जहाँ बाई डिफॉल्ट जब आपको जरूरत होती है वो लोग आपके साथ होते हैं। तो इस विषय पे चर्चा नहीं है, चर्चा सिर्फ ये है कि लोकतंत्र बरकरार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरी कैबिनेट का फैसला जैसे आज डेट में 2 लोग कर रहे हैं, अब राष्ट्रपति की भूमिका जो है सिर्फ राष्ट्रपति भवन तक न सीमित रह जाए। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से शुभ्रांश जी ने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में, या फिर अगर हम बीजेपी मतलब मोदी, मोदी मतलब बीजेपी, एक इक्वल चीज सामने आ रही है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वरिष्ठ नेता हो या कोई भी वरिष्ठ मंत्री हो, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है सब कुछ? सुभाष जी को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक पार्टी है, यहाँ एकल निर्णय वाला नहीं है कि जैसे अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो राहुल गांधी ही बनेंगे, या कोई निर्णय करेंगी तो बहन सोनिया गांधी जी ही करेंगी। यहाँ जिस तरीके से सामूहिकता के आधार पर निर्णय होता है, यहाँ समावेश माने पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के सुझाव के साथ निर्णय होता है, या सामूहिकता और अनुशासन के साथ निर्णय होता है। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की परपार्टी के, ये जो परपार्टी इन्होंने महसूस करी वही परपार्टी को बता रहे हैं, जो परपार्टी को इन्होंने आज तक देखा वही परपार्टी को बता रहे हैं सुधांशु जी हमारे। निश्चित रूप से जिस तरीके से अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये जिस तरीके की काबिलियत की बात अभी हमारे डॉक्टर वरिष्ठ पत्रकार इंदु जी बता रहे थे, मैं उनकी बात को भी जोड़ रहा हूं कि किस तरीके से 2017 में भी उनका आवेदन हुआ था और लगातार 2015 से 2021 तक का उनका राज्यपाल का कार्यकाल कितना सुव्यवस्थित रूप से गया, और वो जिस तरीके से जमीन से जुड़े होकर के आने वाले, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से उनके जमाने सबका प्यार, उनके सबका साथ उनको लगातार मिलता रहा। आज वही समर्थन हमको आज पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है और अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से चाचा भतीजों का भी विषय आज उत्तर प्रदेश में भी उठ करके आ रहा है। बरेली के ही बिरजीपुरा के विधायक साजिद इस्लाम जी का भी क्रॉस वोटिंग करने का भी उदाहरण सामने आ रहा है, और ऐसे कांग्रेस के आसाम के भी विधायक हो, यहाँ गुजरात के विधायक हो, ऐसे अलग अलग दल जो दल भी आज लगातार द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कर रहे हैं, वो एक इतिहास बनाने के लिए समर्थन कर रहे हैं कि किस तरीके से एक इतिहास बनेगा उत्तर प्रदेश देश के अंदर कि आदिवासी महिला की भी राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। ये देश में एक इतिहास बना जाएगा। चलिए लौटूंगी। पीयूष जी आपसे कमेंट लूंगी क्योंकि हाँ चलिए शुभ्रांश जी पहले आप बोल लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ मैं 30 सेकंड को शेयर करना चाहूँगा। जी बोलिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीपक जी, इतिहास बनेगा तो जब पहले रामनाथ कोविंद के साथ इतिहास नहीं बना सका, उससे पहले KR नारायणन राष्ट्रपति बने इतिहास नहीं बना सका। मतलब हर बार इतिहास क्या होता है, इतिहास ये होता कि आपके द्वारा नियुक्त की गई राष्ट्रपति निर्विरोध बनती तो होता कि भैया इतिहास बन रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी के राज्यपाल रहते हुए जो आदिवासियों के साथ घटनाक्रम घटा था, उस विषय पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि जब देखिए आपका क्या कहते हैं, मतलब रॉकेट लॉन्च हो गया तो नक्शे पे क्या बहस करना, कोई लॉजिक नहीं है। ये इतिहास शब्द पर आप मत कहिए। मैं तो आपसे भी अपील करूंगा कि प्रयास करिए लोकतंत्र बचाने का। अगर आप जिस बात को कह रहे हैं, ये आज जिस तरीके से वोटिंग हो रही है लोकतंत्र का सुरमत चल रहा है। मान्यवर थोड़ा सा 8 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले, 14 साल पहले अपने दामन में जब देखिएगा, जब केंद्र में सत्ता किसी और की थी तो भारतीय जनता पार्टी के एक से बढ़े एक चाचा भतीजा नेता खटक के गए थे। गुजरात से उठा के उत्तर प्रदेश तक देख लीजिएगा, और ये वो लोग थे जिनके घरों के बाहर आज के नेता खड़े मिलते। तो इन सब विषय पर चर्चा मत करिए। मैंने आपको एक छोटी बात बताई, उत्तर प्रदेश में एक मामूली सी बात कही जाती है, भैया लुच्चा लफंगा के आगे भूत भी जो है पानी भरता है उसके घर पे, तो इस विषय पर चर्चा नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूँ। दीपक जी
जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? गुंडाराज की पर्पा जो थी वो 2017 से पहले, 12 से पहले हम लोगों ने देख ली कि किस तरीके से गुंडे के बल पर किया जाता था। आज एकदम कानून व्यवस्था को ठीक करके जिस तरीके से उदाहरण पेश हो रहा है, ये आज सब लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। ये जो परपाटी आप लोगों ने महसूस करी है, उसी परपाटी को आप बताने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक, मैं लौटूंगी। पीयूष जी आपके पास आना चाहूंगी। यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू, इनमें से अगर मैं दोनों के कामों को लेकर बात करूं, ठीक है दीपक जी, ठीक, मैं आपके पास लौटूंगी, आपको और वक्त दूंगी, तब आप बोल लीजिएगा। पीयूष जी, दोनों के कामों को लेकर अगर बात की जाए, कोई भी अगर राष्ट्रपति बनता है तो किस तरह की रणनीति देखने को मिल सकती है या फिर किस तरह का माहौल देखा जा सकता है, मैं दोनों के ही एग्जाम्पल्स लेना चाहूंगी आपसे। नहीं, देखिए, एक बात तो मैं थोड़ी सी जरा स्पष्ट कर दूं कि अभी आपके एक पैनलिस्ट ने, शायद मेरे ख्याल से राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने ये बात कही कि मुर्मू जी ने जो काम, मैंने भी उस बात का जिक्र किया था कि वो जब गवर्नर थी। निर्वाचन अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। During counting, the candidates and one authorized representative of each candidate, the observers appointed by the Election Commission of India, and PIB accredited media persons holding authority letters issued by the Election Commission of India will be allowed entry inside the counting hall. Media persons will be allowed entry into the counting hall in small manageable groups for short duration, escorted and guided by the officers of the Rajya Sabha Secretariat deployed for the purpose. Media persons are requested to scrupulously adhere to the instructions issued by the Election Commission of India with regard to media coverage of counting. I hope all of you have already received the said instructions. The instructions have also been affixed on the notice boards for information of all and have also been uploaded on the Rajya Sabha website aforementioned. The result of counting will be announced immediately after the counting of votes is over. The result will also be uploaded on the Rajya Sabha website under the link Presidential Election 2022. Thank you. तो फिलहाल पीयूष जी क्या कुछ कह रहे थे, उनकी बात सुनेंगे। पीयूष जी, मेरा सवाल आपसे था, दोनों ही जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के कामों को लेकर आपके विश्लेषण चाहूंगी। द्रौपदी मुर्मू का तो राष्ट्रपति बनना लगभग तय है, और जिस तरह की खबरें आ रही पहले से ही था, और जिस तरह की जो है कि नंबर्स को जो है कि उन्होंने सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, और तो वो उनका बनना तय है। और यशवंत सिन्हा की अब उम्मीद थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी आपने जो बात कही है तो निश्चित रूप से देखिए, दोनों ही जो है भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे के हैं। अब यशवंत सिन्हा तो बाद में तृणमूल कांग्रेस में गए वो थे, और 2017 में शायद मेरे ख्याल से गए थे वहाँ, या 2019 में गए थे, ऐसे किसी साल गए थे वो। तो लेकिन जहाँ तक जो है कि द्रौपदी मुर्मू का है, तो देखिए एज ए गवर्नर जो है उन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया था झारखंड में। ये मैंने भी कहा था, और अभी जो है एक और पैनलिस्ट जो ये बात कह रहे थे, तो मैंने भी ये कहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वहाँ पे, खासकर आदिवासियों के मामले पे उस बिल को लेके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और वो बिल्कुल जो आदिवासियों के, क्योंकि वो हितों के खिलाफ था। और उसके अलावा उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में भी किया था निश्चित रूप से। लेकिन बाकी जो है कि ऐसा उनका कोई कार्यकाल नहीं रहा है, उपलब्धियां नहीं रही हैं जिससे कि हम
कहें कि क्या वो बहुत कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा है राष्ट्रपति के रूप में देखिए, अगर हम कोविंद जी का भी जो है कि अभी जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल देखें तो वहां भी हमें दिखाई देता है कि जो है कोई खास उन्होंने कुछ इस तरह का काम नहीं किया, ना कुछ वक्तव्य दिया, ना कोई स्टैंड लिया, ना बिल में जो है उन्होंने अपनी जो है नाराजगी जाहिर करी। आपको याद होगा कि दलित के खिलाफ एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है दलितों के खिलाफ एक बिल लेके आई थी, जिसके लिए उनको आंदोलन करना पड़ा था। फिर वो कोर्ट भी गए थे, तब उस जाके जो है कि सरकार को फिर से जो है कि उसको वापस लेना पड़ा और बिल में संशोधन करना पड़ा। तो ये अब जो बात कही जा रही थी कि मुर्मू जी को तो तभी बनाया 2017 में, तो उस समय वोट बैंक जो था कि आदिवासी वोट बैंक उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना दलित वोट बैंक महत्वपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में, 2019 के चुनाव में। इसलिए जो है एक दलित कैंडिडेट को जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। इस बार आदिवासी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। जहां तक आपने कहा क्या फर्क होगा, निश्चित रूप से देखिए मुर्मू की कार्यशैली में और अगर मान लीजिए ये राष्ट्रपति बन जाते जो विपक्षी दल के कैंडिडेट हैं तो उसमें फर्क तो दिखाई देता, क्योंकि वो लगातार इस बात की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र जो है खतरे में है। और ये बात स्थिति भी वैसी ही बनती चली जा रही है। हमारी जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका ह्रास होता चला जा रहा है वर्तमान में। तो निश्चित रूप से उनकी कार्यशैली में फर्क होता, वो ज्यादा टकराव दिखाई देता अगर वो बन जाते राष्ट्रपति, तो सरकार और राष्ट्रपति के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिलती। लेकिन अब ऐसी स्थिति अगर मुर्मू जी बनना जिनका तय है लगभग, तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि दिखाई देगी। हाँ, सरकार जो आदिवासियों के जंगलों को जो है वो कॉरपोरेट के हवाले करने जा रही है, उसको लेकर निश्चित रूप से हम ये देखना चाहेंगे कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो राष्ट्रपति के रूप में जो है वो सरकार को उनका बिल रिजेक्ट करें, उस कानून को रिजेक्ट करें और सरकार पर दबाव बनाए कि वो कॉरपोरेट्स को के हवाले नहीं करे जंगलों को। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका राष्ट्रपति बनना जो है वो सार्थक होगा। ठीक। इंदुकांत जी, क्या बिल्कुल सही लग रहा है, सहमत हैं पूरी तरह से पीयूष जी से, और दोनों ही उम्मीदवारों को लेकर हमने बात की है, आप कितना सहमत हैं? तो एक बात माननीय सुभ्रांशु जी के लिए कहना चाहूंगा। अपने बयान में 2 बार उन्होंने रिपीट किया कि हमारे यहाँ कहावत है कि दबंग के यहाँ भूत भी पानी भरता है, और फिर बाद में उन्होंने दूसरे शब्द का भी उपयोग किया। देखिए, इस ढंग की टिप्पणी बिल्कुल उचित नहीं है इस प्रसंग में, मैं मानता हूं। और ये उदाहरण जिस तरफ संकेत करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब जैल सिंह को बनाया गया था राष्ट्रपति का उम्मीदवार और राष्ट्रपति बने थे, तो किस कंसिडरेशन पर कांग्रेस के नेतृत्व ने बनाया था? जब वीवी गिरी जी को बनाया गया था, जब फखरुद्दीन अली अहमद जी को बनाया गया था, तो किस कंसिडरेशन पे बनाया गया था? तो ये बात कहना, जब अपने हाथ में चीजें न हो, तर्कस से तीर निकल जाए, या फिर आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, तो आसान लगता है। आप देखें, जब बाबा रामदेव रामलीला मैदान में अपना डेमोक्रेटिक ढंग से एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ मांग कर रहे थे लोकपाल को लेकर के, अन्ना हजारे का जब आंदोलन चल रहा था, या फिर आप ये देखें वो दिन आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्र इस पे यात्रा पे गए हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और बिल को किस तरह से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीटिंग बुलाकर माकन जी के साथ राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था। तो वो किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कैसी एलिगेशंस लगाए जाते थे? लेकिन कांग्रेस का मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत खूबसूरती से सरकार चलाई, बहुत सारी नीतियां उनकी ठीक थी। तो ये अपना अपना मानना है। समय समय पर जैसा राजनीतिक आवश्यकता जैसी होती है, लोग नेतृत्व या अपने कैंडिडेट्स को लेकर के आते हैं। जो पीयूष जी कह रहे थे कि कारपोरेट को उपयोग करने के मामले में रोक लगा देंगी, तो मैं मानूंगा कोई एक लिटमस टेस्ट या एक पैरामीटर किसी के नेतृत्व क्षमता को नापने का नहीं होता है। हाँ। अगर आप लोग को याद हो तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब लेकर कैंडिडेट के तौर पे वाजपेयी सरकार आई थी, उसमें भी तमाम सवाल लगाए गए थे कि उनकी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, इस ढंग की बात है, उस ढंग की बात है। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे सफल राष्ट्रपति बहुत कम लोग हुए होंगे। बिल्कुल। तो अभी वक्त की प्रतीक्षा करिए, और इस ढंग की टिप्पणियां हम मानते हैं कि थोड़ी सतही है, ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। कमेंट में लेना चाहूंगी। जी।
जो भी कोई निर्वाचित हो वो लोकतंत्र को सुरक्षित करने का प्रयास करे। इतिहास आपको इसलिए याद नहीं करेगा कि आप इस देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे हैं, इतिहास आपको इसलिए याद करेगा कि जब लोकतंत्र को लूटा जा रहा था या लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा था, तब आपने अपने कुछ बोल्ड फैसले लिए। किताबों में सिर्फ वो दर्ज होता है, बाकी तो अब 5 बजे तक काउंटिंग हो गई है। इंतजार करिए 2 दिन बाद का, जो भी जीतेगा वो देश का हमारा नया राष्ट्रपति है और हम सबको मुझे लगता है कि उसको मतलब जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में देनी। समर्थन मिलेगा कांग्रेस की तरफ से अगर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति होती हैं? मैडम, द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति है मैडम, वो कांग्रेस बीजेपी या जनता ये बात खुशी बोल रहे हैं या फिर वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की राष्ट्रपति है? ये क्या लॉजिक हुआ? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, खुशी बात आ रही है या फिर दबाव में आ रही है ये बात? फिर वही बात आप नहीं समझे। दबाव क्या होता है राजनीति में? दबाव राजनीति में कुछ नहीं होता है मैडम। राजनीति जो है बहुत हद तक मीडिया से इंस्पायर्ड होती है। जो आज तक नंबर 1 थे आज नंबर 1 नहीं है, उनकी जगह कोई और आ गया है, उसके बाद कोई और आएगा, सबका एक दौर आता है। दबाव क्या होता है? जो निर्वाचित होगा वो देश का राष्ट्रपति है। हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मानते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी अपने आप को भाजपा नेता से ऊपर मानने की कोशिश नहीं करते तो उसके विषय में वो सोचे। हमारे लिए तो भारत के प्रधानमंत्री है। अगर आज मुझसे कहीं किसी क्वेश्चन पेपर पे लिखा जाएगा हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं तो नरेंद्र मोदी ही लिखूंगा ना मैडम। मैं ऐसा सभी नहीं लिखूंगा। मेरे ख्याल से सभी लिखेंगे। वो ये कौन नहीं मैं लिखेगा? तो भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बीजेपी का नेता हूँ। जैसे अभी हुआ आपने देखा राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग जगह पे लिखा जाता था राष्ट्रपति के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत है और फोटो लगता था नरेंद्र मोदी जी का, वो दाढ़ी वाला फोटो। चलिए इस विषय पे ये लोग सोचे, हमें सोचने की क्या जरूरत है? हम लोग एक स्वस्थ लोकतंत्र में रहते हैं, एक स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र सुरक्षित होना चाहिए। वरना इससे पहले भी बहुत सारे मंत्री बने, सांसद बने। एक और सवाल का जवाब, जैसे आपने कह दिया नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो भाजपा के प्रधानमंत्री कहलाना पसंद करते हैं। शुभ्रांश जी मेरा सवाल सुन लीजिए और जवाब दे दीजिए। हाँ, अगर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से आज आप पूछिए या कल आपका डिबेट होगा तो पूछेगा कि रामनाथ कोविंद द्वारा 5 साल में किए गए वो ऐतिहासिक 5 काम बताइए जिसके लिए उनको देश याद करेगा, पूछ लीजिएगा। ये तो इतिहास के पन्नों में मैडम दर्ज होता है। चलिए मेरा सवाल भी सुन लीजिए। ठीक है, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी का राष्ट्रपति कहिएगा या देश का राष्ट्रपति? मैडम, द्रौपदी मुर्मू अभी तक चुनाव जीती नहीं है मैडम। अभी तो आप कह रहे थे, अभी तो आपने ही कहा ना कि वो राष्ट्रपति है देश की, तो उसी से मेरा सवाल आपसे है। कोमल जी, हाँ, जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो देश का राष्ट्रपति होता है। चलिए शुक्र है आपने ये कहा। वो देश का प्रधानमंत्री है। जो भी लोकसभा अध्यक्ष है वो देश का लोकसभा अध्यक्ष है। जो भी गवर्नर है वो राज्य का गवर्नर होता है। भारतीय जनता पार्टी उनको पार्टियों में बांटकर अपनी कैटेगराइज कर लेती है और वो लोग उस संवैधानिक पद पे जाने के बाद अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इसमें हमारा कसूर तो है नहीं मैडम। आपका कसूर तो कहीं भी नहीं होता। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। दीपक जी, आपका कमेंट लेना चाहूंगी। उनकी प्रवासी को पूरा निभा करके आज सर्वोच्च के ऊपर पद पर चुनाव हुआ है। निश्चित रूप से जिस तरीके का समर्थन देश में नरेंद्र मोदी जी को मिला है, उसी समर्थन के साथ 21 तारीख को उसका परिणाम हम सब लोगों के सामने होगा। ये उदाहरण और ये इतिहास निश्चित रूप से देश में बनेगा कि जिस तरीके से देश की आदिवासी पहली महिला आज देश की राष्ट्रपति बनी। पूरी फ्रीडम के साथ आएंगी द्रौपदी मुर्मू जी क्या? फिर ऐसा तो नहीं कि भाजपा के दबाव में डिसीजंस लेना पड़े? देखिए, अभी दबाव तो अभी शायद मुझे लगता है दबाव की बात तो सुधांशु जी ने भी करा दी कि किसी तरीके का कोई दबाव कहीं पर नहीं है। जिस तरीके से लगातार ये जो एक समर्थन की भाव सामने दिख रही है, तो दबाव किसी प्रकार का कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी पार्टी अब सब लोगों के सामने है, 21 तारीख को उसका परिणाम हम सब लोगों के सामने होगा। पीयूष जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए कोमल जी, जीत तो लगभग तय है ये, और मुर्मू जी जो है वो जीतेंगी, ये पहले से ही लगभग था। और लेकिन अब तो पूरी तरह से ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह का जो भी उसके लिए सुनिश्चित करना होता है भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित कर लिया था और क्रॉस वोटिंग की खबरें भी आई हैं। दूसरी पार्टियों से भी लोगों ने वोट दिया है, तो निश्चित रूप से वो बनेंगी। अच्छी बात है, एक आदिवासी महिला बन रही है। लेकिन ये मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उनको ये ध्यान रखना होगा कि अब बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य नहीं है
और ये सरकार की वो नुमाइंदी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एक सर्वोच्च पद को रिप्रेजेंट करती हैं, सर्वोच्च पद में बैठी हुई हैं, तो उनको सरकार के और संविधान सम्मत क्या चीजें हैं, सरकार वह संविधान सम्मत चल रही है नहीं चल रही है, उस हिसाब से उस पर अपनी नजरें रखनी होंगी और सरकार को आगाह भी करना होगा। और अगर सरकार कोई लोकतंत्र के खिलाफ या जनता के खिलाफ किस तरीके का बिल लाती है तो उसको राष्ट्रपति मुर्मू को जो है अगर वो राष्ट्रपति बन जाती हैं तो उन्हें जो है उस पर जो है सरकार को ये कहना पड़ेगा कि आप इसको वापस लीजिए, क्योंकि ये संविधान के लिए तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब यही कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। लेकिन यहाँ पर भी कई सारे राजनीतिक टिप्पणियां सामने आ रही हैं और शायद ये भी सोचा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की राष्ट्रपति है, देश की नहीं। लेकिन हमें सोचना होगा कि किस तरीके से हम इस चीज को लेते हैं, वक्त बताएगा फिलहाल क्या क्या परिणाम रहते हैं, क्योंकि ये तो उम्मीद जताई जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति है। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।